टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन इस वक्त असल मसला बल्कि बड़ा बहरान असम्बलियों का है, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। लेकिन कल कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ और उसकी ख़ास बात ये थी कि वो नश्तर पार्क के तारीख़ी मकाम पर हुआ। याद है कि तालिब इल्म की हैसियत से 1970 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहीं जलसा किया था और तमाम सियासी जलसे यहीं होते थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ जलसा किया था और बाकी अपोजिशन भी यहाँ करती थी। एयर मार्शल अज़हर खान हुए, लेकिन बिलावल भुट्टो का ख़ास बात ये थी, ये जलसा नश्तर पार्क में पहली बार हुआ। जी हाँ, बिलावल ने पहली बार खिताब किया। इस जलसे की मैंने रिपोर्टिंग की, लेकिन जो रिपोर्टिंग थी वो ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जलसे की नज़र हो गई। और इस खिताब में उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और एक हद तक बल्कि बहुत कम हद तक कहूँगा मादरत के साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़रा मेरे साथ नश्तर पार्क चंद मिनट के लिए, फिर आएंगे हम दूसरे इशूज़ पर। कराची के मशहूर तारीख़ी नश्तर पार्क में हूँ, जहाँ पीपल्स पार्टी अपना 55वां यौम तासीस मना रही है। आपको इल्म है कि ये तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, कराची में अब पीपल्स पार्टी की एक पहचान है। आपको याद है कि ये बिलावल साहब इससे पहले यहाँ नश्तर पार्क में जलसा कर चुके हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में, क्योंकि माजी में हम लोग मज़ार क़ायद के पास जो बागी जना ग्राउंड है वहाँ पर जलसे अपने कर रहे थे, लियारी मलीर में कर रहे थे। बड़े अरसे बाद नश्तर पार्क एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है और आप देख सकते हैं बड़ा भरपूर एक इंतज़ाम किया गया है। मुर्तज़ा ने करेक्ट करा उनके साथ एक सीनियर से कि जी ये बिलावल भुट्टो साहब का पहला नश्तर पार्क में जलसा है। मुझे दूर से ही पता चल गया था कि ये वो लियारी वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। भुट्टो साहब का जब नश्तर पार्क में जलसा पहला था, सबसे ज़्यादा लियारी के लोग थे, मैं वहाँ मौजूद था 1970 में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब यहाँ जलसा हुआ उस वक्त भी मौजूद था, अक्सरियत लियारी वालों की थी। और सबसे बढ़कर ये कि 2007 में बात यह कि मैं इनसे पहले पूछूं, 2007 में जब मोहतरमा शहीद यहाँ पर आई और उन पर खुदकश हमला हुआ तो 150 कारकुनों में 120 कारकुन लियारी वाले थे। एक बार मैं फिर देख रहा हूँ उस पुराने तारीखी नश्तर पार्क में आए हैं, जहाँ 55 साल बाद इनके नारों से लगता है कि पीपल्स पार्टी जिंदा है। ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी हाँ। तो आपको इल्म है कि जब आप पब्लिक जलसों में हों और ख़ास तौर पर जियालों के दरमियान हों तो एंकर से ऐसा लगता है कि आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को जो अब हुकूमत में होते हुए नश्तर पार्क में आई, तो मैंने एक ख़ास बात यहाँ ये देखी, जो मैं ये सब कुछ आपको दिखा रहा था कि पजेरो गाड़ियों और बसों और कोचों से ज़्यादा लोग पैदल चलकर मलीर से मोटरसाइकिलों में या मुख्तलिफ ग्रुपों में और लांडी से यानी मदाफ़ाती बस्तियों से खासी बड़ी तादाद में कारकुन आए थे। और जैसे मैंने कहा, ख़ास तौर पर लियारी जो है वो भारी पड़ रहा था, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था इस जलसे में। बिलावल भुट्टो साहब ने वो सब कुछ कहा हालात हज़रा के हवाले से, लेकिन मैंने ये कहा, लेकिन मुझे इस पूरे जलसे की ख़ास बात ये लगी कि इसमें कराची के और ख़ास तौर पर वो जो वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, वो नज़र आया। इस पे गुफ्तगू क्या की जाए कि पूरा आपने तकरीर भी सुनी होगी, मैं प्रोग्राम की तफसील में जा सकता कि वो पस मंज़र में चला जाता है 24 घंटे बाद। और जब ब्रेक के बाद आऊँगा तो मेरे साथ गुफ्तगू करूँगा मैं पाकिस्तान के जो संगीन माशी मसाइल हैं उनमें साबिक चेयरमैन FBR से कि क्या मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा सकता है, जा रहा है, इस बात का ख़तरा है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सियासत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, हत्ता कि गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर ख़जाना, हुकूमत के तमाम इक़्तिसादी मैनेजर्स का ये कहना है कि हम डिफ़ॉल्ट का शिकार होने नहीं जा रहे। लेकिन डिफ़ॉल्ट के ख़तरात को बिल्कुल यकसर मुस्तरद भी नहीं किया था। कल हमारे वज़ीर ख़जाना कराची आए थे, सूदी नमाज़ के हवाले से तक़रीर की, लेकिन वो जो डार साहब का फरमाना था कि मैं आते ही हफ्तों में डॉलर को उसकी असल नहीं तो कम से कम 200 रुपये पे ले आऊँगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉलर जो है वही 220 रुपये पर है। वो डॉलर जो 32 रुपये पे हुआ करता था, उस वक्त इंडिया में डॉलर वो 31 रुपये का होता था। आज हमारे यहाँ 240 से ऊपर है, 260 के करीब भी है, छुपा के रखा हुआ है। इंडिया में 100 से कम है। मैं कंपेयर करना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद ये जो इसाक डॉक्ट्राइन थी जिसकी बुनियाद पर वो लंदन से पाकिस्तान आने के लिए बेचैन थे, किस तरीके से नाकाम हुई। और जैसे मैंने कहा कि चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कीमतें का मामला हो, सब में हम नीचे की तरफ ही जाते नज़र आ रहे हैं। तमाम सिग्नल बता रहे हैं। मेरे साथ शब्बर जैदी मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBI, और आपको इल्म है कि इस ओहदे से, FBR के चेयरमैन के ओहदे से बहुत कम लोग मुस्ताफ़ी होते हैं, लेकिन शब्बर जैदी ने इमरान ख़ान को अपना रिजिग्नेशन भी दिया था। शुक्रिया शब्बर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से बाज़गश सुनाई दे रही है, डिफ़ॉल्ट होगा नहीं होगा, ख़तरा है, हर चंद के है नहीं है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की बात हो रही है, गवर्नर स्टेट बैंक के कहने के बावजूद, वज़ीर ख़जाना के कहने के बावजूद, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, और ये मैंने कल परसों ट्वीट पे क्लैरिफाई भी किया था। ऐसा डिफ़ॉल्ट 2-3 तरह का होता है। एक कहलाता है सॉवरेन डेट डिफ़ॉल्ट। सॉवरेन का मतलब है रियासत का कर्जे का डिफ़ॉल्ट। रियासत का कर्जे का डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि कोई रियासत अपने कर्जे की जो किस्त है या उसका इंटरेस्ट है वो पे करने से माजूर है गवर्नमेंट कर्जे का, और वो उसमें जो जिस आदमी ने कर्जा दिया है उसको ये कहती है कि हम आपका कर्जा पे नहीं कर सकते, तो हम वो डिफॉल्ट कर जाता है, जिसको बोलते हैं सॉवरेन डेट डिफॉल्ट। दूसरा डिफॉल्ट जो होता है, टेक्निकल डिफॉल्ट, वो ये होता है कि कोई बंदा किसी मुल्क में अपनी एलसियां नहीं खोल पा रहा हो और उसके पास डॉलर नहीं हो लोगों को देने के लिए, और वो पैसे वो उस पर डेट का इशू नहीं है, डेट का आप पे कर सकते हैं, मगर रवा माली साल में या रवा खर्चे के अंदर आपके पास पैसे नहीं होते जिससे आप पैसे अदा कर सके, एलसियां नहीं खुल रही होती, तो वो करंट डिफॉल्ट कहलाता है, और वो करंट अकाउंट डिफॉल्ट कहलाता है। पाकिस्तान का जो मसला पिछले 2-3 हफ्ते से चला है कि पाकिस्तान का जो कर्जे की अदायगी है, उसके लिए पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम आ रही थी कि वो शायद उस कर्जे की अदायगी, सॉवरेन रियासत उस कर्जे की अदायगी नहीं कर सके, तो सॉवरेन डेट डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। मगर मैं हमेशा से इस बात पर आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा कि पाकिस्तान में सॉवरेन डेट डिफॉल्ट का खतरा कम से कम 2023 में नहीं है, क्योंकि हमें रोल ओवर मिलने के चांसेस हैं, और हमें रोल ओवर मिल जाएंगे, और हमारा जो कर्जा है वो हम उसको कर्जे की किस्त और कर्जे का इंटरेस्ट पे कर देंगे। हम सॉवरेन डेट डिफॉल्ट में नहीं है और ना जाने का इमीडिएट में कोई खतरा है। मगर जो दूसरा करंट अकाउंट का डिफॉल्ट है वो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए कि बैंकर्स जो हैं वो आप जब उन्हें कहते हैं कि मैं कोई खाम माल या कुछ चीज इंपोर्ट करना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो डॉलर आप खुद अरेंज करके लाएं, एक्सपोर्टर का डॉलर लाएं या रेमिटेंस का डॉलर लाएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको डॉलर नहीं देगा।
ये नहीं दे रहा है डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमने कोरियर के बिल नहीं पे किए, हमने एयरलाइंस के बिल नहीं पे किए, हमने बहुत सारी चीजों के बिल नहीं पे कर रहे और बहुत सारी चीजें जमा होती जा रही हैं जिनके बिल हम नहीं पे कर पा रहे हैं। तो टेक्निकली वो डिफॉल्ट ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुका है और वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस पर आता जा रहा है। तो आप दोनों चीजों को मिक्स नहीं करें। गवर्नमेंट लफ्जों से खेल रही है, वो ये कह रही है कि शबर आपने एक तो बहुत आसानी से शबर जैदी साहब हमें बता दिया कि असल डिफ़ॉल्ट क्या होता है और कौन सा डिफ़ॉल्ट का हमें ख़तरा है और किस डिफ़ॉल्ट में आप कहते हैं नहीं आएगा। लेकिन आप भी यानी जो जब मैं इक़्तिसादी मैनेजर कहता हूँ तो उसमें 3-4 बड़े होते हैं, वज़ीर ख़जाना एक होता है, स्टेट बैंक गवर्नर, FBR चेयरमैन, आप खुद भी थे, तरीन साहब रहे, लोग उन्हें ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आज जो फेल्योर है उसका ज़िम्मेदार हिसाबदार साहब को ठहराते हैं। क्या वाकई इक़्तिसादी मैनेजर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मईशत अगर गिर रही हो तो उसको ज़िम्मेदारी हम उन पर डालें, मईशत अगर तरक्की कर रही हो तो उसका क्रेडिट उन्हें दें? शब्बर जैदी, देखिए आपकी बात, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जो माशी हालात है, इस वक्त नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो माशी हालात काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, तो तकरीबन मैं उनको 10, 12, 15, 20 साल कहूँगा, 1-2 साल नहीं कहूँगा। उसमें अगर आप पाकिस्तान में फरिश्ता भी लाके बिठा दें और एक जिन को भी फाइनेंस मिनिस्टर बना दें तो वो पाकिस्तान की माशी हालात को सही नहीं कर सकता। ना फरिश्ता सही कर सकता है, ना इशू इंटेग्रिटी का है और ना इशू काम करने की सलाहियत का है। जिन तो ना फरिश्ता सही कर सकता है, ना जिन सही कर सकता है। इशू ये है कि एक मुल्क जो 1947 से लेकर 2022 तक हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा करता रहा और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस कम करता रहा, तो उसका जो डेफिसिट है वो कौन भरेगा? तो लोग जो बाहर वाले हैं वो हमारा पेट भरते भरते तंग आ चुके हैं। तो अब पाकिस्तान में आप किसी मर्जी को लाके बिठा दें, पाकिस्तान की करंट अकाउंट का मसला हल नहीं हो सकता जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे। आपको सही करने का मतलब है कि हम 1 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 1 बजे बंद करते हैं, बिजली रात को खर्च करते हैं, डे लाइट इस्तेमाल नहीं करते। हमारे शहरों में वीगो और लैंड क्रूजर घूमती है, कोई रोकने वाला नहीं है। फ्रांस में इस वक्त पेट्रोल की राशनिंग है, ठीक है। हम 10,000 रुपए देते हैं एक बंदे को जो उम्रा करने जाता है, 2.5 लाख बंदे उम्रा करते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, 2-2.5 बिलियन हम खर्च कर देते हैं। कोई हमें पूछने वाला नहीं है कि भाई इसकी सेल्फ फाइनेंसिंग हो सकती है या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये, और कोई भी वज़ीर ख़जाना चाहे वो इमरान खान के ज़माने का हो या वो सागदार साहब हो, उनके बस का काम नहीं है। मैं शायद उनमें से इन सालों में से वाहिद आदमी हूँ जो वॉलेंटरी छोड़कर आया हूँ। मैंने 8 महीने के बाद इमरान खान को कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस बेकार की जगह पे बैठना नहीं चाहता जब मेरे पास कोई, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, और मैं छोड़ के वापस आ गया था। तो ये जब आप चीजें आपके पास आएंगी और आपके पास पावर नहीं होगी या पॉलिटिकल विल नहीं होगी सही करने की, या बादशाह आपका साथ नहीं देगा, तो ये मैंने कहा ना कि जिन आ जाए या फरिश्ता आ जाए, ये ऐसा ही रहेगा और ये सही नहीं होगा। और यही वजह है मुजाहिद साहब कि 1992 में पाकिस्तानी रुपये की कीमत 32 रुपए थी और इंडिया की कीमत 31 रुपए। आज पाकिस्तानी की कीमत 265 रुपए है और इंडिया की कीमत 100 रुपए से कम है। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। शबर, आमतौर पर जो इक़्तिसादियात को या माशियात को जिन भी एक ख़ुद को तालिब इल्म समझता हूँ, वो आमतौर पर इसकी सारी जिम्मेदारी कहते हैं जी पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो मईशत तरक्की करती है। क्या इतनी ही आसान बात है कि ये जो आज हम जो फेस कर रहे हैं तमाम रेड सिग्नल, मईशत के जो इशारे तमाम जो हमें डार्क नज़र आ रहे हैं, उसका सबब सियासी अदम इस्तेहकाम ही है? शब्बर जैदी साहब, देखिए सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की मईशत को सही नहीं कर सकेगा। सियासी इस्तेहकाम मईशत को उस वक्त सही कर सकेगा जब सियासी इस्तेहकाम इस लेवल का होगा कि जो माशरे को इन गलतियों से सही करने की हिम्मत रखेगा।
जो कि मुझे नजर नहीं आ रही। आप इलेक्शन कर लेंगे, अगर एक पार्टी को 2/3 मेजोरिटी भी दिला देते हैं फॉर आर्गुमेंट से, और जब कल को जब मैं गया था, इमरान खान मजबूत गवर्नमेंट थी, जब मैंने दुकानदारों से टैक्स रिसीव करने की कोशिश की तो मेरे MNAs MPs मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि कल को 2/3 मेजोरिटी जब लेकर आएंगे इमरान खान साहब या कोई XYZ लेकर आएगा, तो क्या वो अपने 172 MNA को कंट्रोल कर सकेंगे? मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं अभी यहाँ जिंदा, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, आप भी यहाँ रहेंगे, ये नहीं कर सकते। इनको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत मार्शलाई तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करके पाकिस्तान को 10 साल की फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करें, सियासी हुकूमत को उसकी बागडोर पकड़ाएं और उसके बाद आगे चलें। ये इस खेल से जो खेल जारी है, इससे मुल्क को कुछ नहीं हासिल होने वाला। शुक्रिया शब्बर जैदी, बड़े मुमताज़ माहिर मईशत हैं, FBI के हसास इदारे के सरबराह रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि ख़ुद मुस्तफ़ी हुए। और आपको इल्म है कि इस वक्त मुल्क में एक और बड़ा ख़तरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिस दिन हमारी फ़ॉरेन मिनिस्टर वज़ीर मुमलिकत हिना खर जा रही थी काबुल, उस दिन हमारे यहाँ हेडलाइन बन रही थी कि तालिबान ने धमकी दी है कि वो अब तो सीज़ फायर ही नहीं करेंगे बल्कि इंतकामी हमले भी करेंगे। जी हाँ, उन्होंने इंतकामी हमले किए, जो एक आपने कल कोयटा में नज़र आया। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है और एक बार फिर हमारी शुमाली सरहदों पर तहरीक तालिबान ने बाकायदा ऐलान किया, धमकी दी। एक ऐसे वक्त में जब हमारी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर काबुल में थी, उस वक्त यहाँ शेर सुर्खियों से आ रहा था कि तालिबान ने सीज़ फायर तोड़ दी है और उन्होंने कहा है हम इंतकामी हमले करेंगे। और फिर हमने अमली तौर पर यह देखा कि कल कोयटा में एक धमाका किया गया, तहरीक तालिबान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। यानी इनके लिए और कोई मुहावरा याद नहीं आता कि ये वो आस्तीन के सांप हैं जिनको हम पालते रहे और हमारी लिसानी मजहबी तंजीमों ने इनकी सरपरस्ती की और आज भी इनके कहते हैं कराची के नवा में और फिर कोयटा में इनके स्लीपिंग सेल मौजूद हैं, जिसकी मिसाल ये कोयटा का धमाका है जिसमें 4 पुलिस अफसरान जो है शहीद हुए। हमारे साथ बुशरा कमर हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा की। जी बुशरा, ये जो कोयटा में जो कल धमाका हुआ है, बराह रास्त हमला किया गया है, ज़रा इसकी कुछ तफसील हमें बताइए। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके के बाद अब तक की जो पेशरफ्त सामने आई है वो यही है। सबसे बड़ी पेशरफ्त के CCTV फुटेज जो है बरेली चेक पोस्ट के करीब लगे कैमरे से वो हासिल कर ली गई है, जिससे मज़ीद मालूमात जो है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक साफ देखा गया कि जिस तरह से पुलिस का ट्रक जो है वो बरेली चेक पोस्ट क्रॉस करके आगे जाता है तो थोड़ी ही देर बाद धमाका हो जाता है, तो उसे हर एंगल से देखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस रूट पर आने वाली जो बाकी गाड़ियाँ और रिक्शे हैं उनको भी मुख्तलिफ एंगल से CCTV कैमरास के जरिए देखा जा रहा है, जबकि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी शफाफ तहकीकात के हवाले से तमाम इदारों को जो है वो अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। और कहा गया है कि हर तरह से शफाफ तहकीकात जो है इन मामलात की जाए, जबकि जो हसास इदारे हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, बल्कि जो हमला आवर था उसके भी जिस्म के टुकड़े जब कोयटा के सिविल अस्पताल पहुँचे तो उसके जो जिस्म के टुकड़े हैं उनको भी फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया गया। और लेकिन विषय ये है ना कि ये जो कोई अचानक वाक़या और तो नहीं हुआ। मुझे ये हैरत है कि कोयटा में जो हसास इदारे हैं उनके में भी था कि TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा सीज़ फायर ख़त्म कर दी है, इंतकामी हमले करेंगे। पर ख़ुदकश हमलों को रोकना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको इस तनाज़ुर में पूछूँगा कि आपको यकीनन इल्म होगा एक सहाफ़ी के से कि एक मशहूर ज़माना कोयटा शूरा होती थी। ये मुल्ला उमर समीद जितना भी ये
लिए थे, इन्होंने फॉल ऑफ काबुल के बाद यहीं पनाह ली थी। क्या आपके ख्याल में वो जो क्वेटा शूरा है, जब तालिबान की हुकूमत आ गई काबुल में और कहा आई भी कंधार के रास्ते, वो अब अपने पीछे अभी भी स्लीपिंग सेल छोड़ गई है? वैसे तो उनकी आपको इल्म है कि सेकंड नहीं थर्ड जनरेशन भी क्वेटा और पेशावर में मौजूद है, और क्वेटा ज़्यादा हसास इसलिए कि आगे कंधार भी आता है। तो क्या हम समझें कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल किया है कि क्वेटा में धमाका उन्होंने किया, तो ये वही क्वेटा शूरा के स्लीपिंग सेल हैं जो सेकंड और थर्ड जनरेशन की सूरत में इस तरह अभी भी इतने मुसल्ला ताकतवर हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करें? बुशरा कमर। जी मुजाहिद साहब, तालिबान के शोरा की बलूचिस्तान में मौजूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद बलूचिस्तान में तालिबान की शोरा कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अब जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ ये धमाका हुआ और उसके बाद जो है वो जिम्मेदारी TTP की जानिब से कबूल की गई, तो ये हुकूमती जो सिक्योरिटी है और जो सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाती है कि इस वक्त अमन कायम हो चुका है और हर तरह से यहाँ पर मौजूद जो कलदम तंजीमें थी उनका खात्मा कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में एक धमकी का आना और धमकी के अगले ही रोज़ जो है इतना बड़ा सानहा जो है वो रोनुमा होना, तो सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उसके ऊपर एक सवालिया निशान भी है कि जब एक जानिब ये कहा जा रहा है कि तालिबान की शोरा बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है और दूसरी जानिब इतना बड़ा वाक़या जो है वो पेश आ गया है, तो इस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं जो इस वाक़े को हर एंगल से देख रही हैं और सिक्योरिटी इदारों को जो है वो हसास इदारों को भी जो है वो मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। जबकि हमने ये भी देखा कि जो थ्रेट आया था उस थ्रेट में वाजे कर दिया गया था कि जो जंगबंदी चल रही थी और जंगबंदी के बावजूद भी जो है वो कलदम तंजीम की जानिब से हमला किया गया और उसके बाद आगे भी उनके जानिब से यही धमकी दी जा रही है कि वो मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जिसमें जी शुक्रिया। तो हमारी बुशरा कमर हमारी ब्यूरो चीफ इसकी तफसील बता रही थी, और अब हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल होंगे, जनरल हमीद गुल के साहबजादे। जी अब्दुल्ला, ये जो बेसाख्ता ये आ रहा है कि ताज़ा धमकी के पीछे ये आस्तीन के सांप का मुहावरा ही आएगा ना अब्दुल्ला गुल, जिन्होंने बाकायदा धमकी दी है कि हम एक बार फिर इंतकामी हमले करेंगे? जी अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हमें तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बहुत फ़र्क है। वो तो जो भी कुछ कर रहे थे वो अपने मुल्क में अपनी आज़ादी के लिए जो है वो नबरदाज़मा थे गैर मुल्की अफवाज के साथ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है TTP का, मेरे ख्याल में TTP के जो मुहर्रिकात हैं, जो TTP के अज़ाइम हैं, वो बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ हैं। TTP का जो दम इस वजह से हुआ क्योंकि शुरू के अंदर जो है अफगानिस्तान के अंदर जब ये अमेरिका आया तो TTP के कुछ इलाके जो थे, ज़ाहिर है जो फाटा से मुंसलिक इलाके थे, उनके अंदर एक उबाल पैदा हुआ। लेकिन अब्दुल्ला साहब जो थे वो आपको याद है कि कई दफ़ा जो है वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कह चुके कि इनके खिलाफ कोई भी अगर जंग करेगा तो ये गलत होगी। लेकिन साथ ही साथ जो है वो सबसे लेकिन अब्दुल्ला, ये जो TTP जो है वो आपको भी इल्म है मुझसे ज़्यादा, क्या काबुली तालिबान के बगैर इतना बड़ा सरपरस्ती के बगैर इतना फैसला कर सकती थी? आपको इल्म है कि अगस्त में जैसे ही तालिबान आए हज़ारों की तादाद में उनको जेलों से रिहा किया गया, उन्हें तमाम रिसोर्स दिए गए, असला दिए गए, और इसी बुनियाद पर तो वो धमकी दे रहे हैं कि हम इंतकामी तो हमले करेंगे। अब्दुल्ला गुल, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो है वो गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद चार्ज संभाला तो पाकिस्तान की उम्मीदें ये थीं कि शायद वो एक बड़ा जो मार्का है इनके खिलाफ जो है वो एक महाज खोलेंगे। लेकिन उस तरफ से भी कुछ डिमांड थी, उसकी तरफ से डिमांड ये थी कि आप हमें जो है तस्लीम करें और साथ ही जो है आप हमें जो है वो कुछ वसाइल प्रोवाइड करें ताकि हम एक इस जंग का जो है वो किरदार करें, कोई काम अदा कर सकें। आपको याद होगा कि इससे पहले जो है वो जमातुल अहरार के खिलाफ पाकिस्तान एयरफोर्स का बाकायदा ऑपरेशन हुआ और बड़ा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उस टाइम पे अशरफ गनी हुकूमत तालिबान अफगानिस्तान के हवाले से ये वो लोग थे, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जाहिर है एक
तो पुराने तालिबान थे जो रूस के वक्त के थे, जिनको पुराने मुजाहिदीन कहते थे, और दूसरे जो थे वो नए तालिबान थे। वो लोग जो थे वो अमेरिका के खिलाफ जो थे वो इकट्ठे नबरदाजमा थे। क्या लेकिन जब पाकिस्तान के लिए यकीन मानिए कि मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत मोहब्बत रखी जाती है अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, लेकिन अशरफ गनी का आपको याद होगा कि 186 जो वेबसाइट्स थी और इसी तरीके से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे वो पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो है वो पकड़े गए थे और वो साजिशें बोल रहे थे। जब उनका इनखला हुआ, ये खुद हुकूमत पाकिस्तान की ISPR की खबर थी। लेकिन अब्दुल्ला आए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ जब मामलात हुए तो TTP को उन्होंने बड़ा वादे कहा कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी जो मुंसलिक मुल्क है अफगानिस्तान से, उसके खिलाफ कोई भी आप दहशतगर्दाना कार्रवाई करेंगे तो फिर आपको हमारे मुल्क में रहने की इजाजत नहीं होगी। इसी वजह से बहुत सारे जो TTP के जो अनासिर थे वो भाग के पाकिस्तान की तरफ दोबारा आए और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर जो है वो दहशतगर्दी की लहर जन्म ली। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान फौज के उस जो लोग थे उन्होंने ये सोचा, और हुकूमत पाकिस्तान के, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये सोचा कि मुज़ाकरात के साथ मामला तय करेंगे। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि फाटा को जो है वो आप जो जम किया है वो आप खत्म करें और उनके प्रिजनर्स को रिलीज करें, बाद में उनको सियासत के अंदर आने की इजाजत दी जाए, उनको कौमी नेशनल असेंबली के अंदर जो है इजाजतें मिलें, ये बात जो थी और उनकी डिमांड जो है आए दिन बढ़ती चली जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि वो मुज़ाकरात एक दफा फिर जो है वो खराब हुए और फिर जब मई के अंदर इस साल जब हमने दोबारा एक दफा मुज़ाकरात शुरू किए वो भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाए और अब जो है वो आके धमकियां देने के ऊपर गए हैं। मैं इसको शिद्दत से रद्द करता हूं। ये लोग जो है ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हो सकते, जो पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के बूढ़े, खवातीन और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। इन्होंने बहुत जुल्म किया है। देखें अब्दुल्ला, माशाल्लाह आपको जो पूरा अफगानिस्तान का पस मंज़र, उसकी तारीख, उसमें अप्स एंड डाउन आपके वालिद को एक बड़ा जनरल हमीद गुल से विरसे में मिले हैं। लेकिन मेरी पता नहीं क्यों ये राय है कि काबुली तालिबान हो, लाहौरी पंजाबी तालिबान हो, पाकिस्तानी तालिबान, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। चले वहाँ उसको याद रखते हैं। क्या अभी जो हमारी हिना खर साहिबा ने, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने सफ़र किया, इसको इसी पस मंज़र में देखेंगे हम कि जिस दिन हमारे यहाँ हेडलाइन बन रही थी उनकी धमकियाँ, उसी दिन वो काबुल लैंड कर रही थी अब्दुल्ला हमीद गुल? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि हिना रबानी खर और जाहिर है कुछ 7 और लोग भी उनके साथ गए हैं और ये इसी के तनाज़ुर में है, क्योंकि ये एक गलत बात है और पाकिस्तान की ये डिमांड है अफगानिस्तान से मौजूदा जो उनकी हुकूमत है कि आप ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को और ऐसी सोच को जो है वो पनपने की इजाज़त ना दें। लेकिन जाहिर है एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मुजाहिद साहब, आप तो माशाल्लाह एक बड़े काबिल सहाफ़ी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, आप तो ये जानते हैं कि उस टाइम पे जब पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया के ममालिक अफगान हुकूमत को मदद कर रहे थे, तब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो अपने अरूज के ऊपर थी। और एक वक्त तो ये था कि राहील शरीफ साहब के वक्त में तो आपको याद ही होगा कि वहां क्या हो रहा था। तो तब तो अमेरिका आपके जो है वो करीब में बैठा था, लेकिन कुन्नड़ से जो है बाकायदा दहशतगर्दी के जो है वो अड्डे चलाए जा रहे थे और बाकायदा एक TTP का हेडक्वार्टर 90 के नाम से जो है वो वहां कायम किया गया था। और फिर जो मलाला के ऊपर जब हमला हुआ तो वो भी आपको याद है कि कुन्नड़ से जो है बाकायदा ट्रेंड जो कातिल थे उनको भेजा गया था। अब मसला यहाँ ये आ जाता है कि जो पाकिस्तान के मामलात हैं इस टाइम पे, उनके पास उस टाइम पे वसाइल बेतहाशा थे। इस टाइम पे मौजूदा जो अफगान हुकूमत है उसके पास ऐसे वसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जरा सी हिम्मत और हौसले से ये मामलात जो है वो बिल्कुल तय हो सकते हैं, क्योंकि हमने दहशतगर्दी को कलाकमा कर दिया था। लेकिन जब हाजी गुल बहादुर के साथ जब मामला तय होना शुरू हुए तो नतीजा हुआ कि वो वहां मरकजियत कायम नहीं थी, वो मरकजियत कायम होगी और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 600 से उनकी तादाद जो थी वो 6000 जाके पहुंच गई। और उनके अंदर यह हुआ कि शायद पाकिस्तान हुकूमत क्योंकि मुज़ाकरात कर रही है इन लोगों से, इस वजह से जो है उन्होंने अपने अमीर के तौर पर उनको जो है वो कबूल कर लिया। इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी। मेरा ख्याल है कि अब अगर मुज़ाकरात ना किए जाएं और हमें
जो है फोर्सफुली जो है इस मामले को देखा जाए, और साथ ही साथ जो है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो जाहिर है अफगानिस्तान के जरिए उनके ऊपर एक दबाव डाला जाए, ताकि जब हम यहाँ ऑपरेशन करें तो वो भाग के दूसरी साइड के ऊपर ना जा सके। मेरे ख्याल में हिना रब्बानी खान साहिबा का जो दौरा है, और फिर खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो भी मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा वाज़ेह बरमला कहा जी कि बिलावल साहब ने कहा कि देखें इस किस्म की सोच को हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल। जैसे मैंने कहा कि अफ़गान उमूर पर अपने वालिद से जो विरसे में उन्हें मालूमात और एजुकेशन मिली है, उसके सिवा आपने देखा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अफ़गान तालिबान का पूरे पस मंज़र के साथ और तहरीक तालिबान के रोल पर गुफ्तगू की। इसके साथ ही मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।